नमस्कार और स्वागत है। आज 5 नवंबर 2025 है और हम आज कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक और खेल जगत तक काफी कुछ है जिस पर आज नजर डालेंगे। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के मतलब, उनके कनेक्शंस को समझना है। सही बात है। ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आ सके, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आज क्या क्या है खास? देखिए, भारत की इकोनॉमी की रफ्तार है, आधार का भविष्य तय करने वाला एक नया विजन आया है, और उधर भारत इजराइल के बीच एक बड़ा डिफेंस और टेक समझौता हुआ है। हाँ, और आज रात आसमान में भी कुछ खास है, सुपरमून, और खेल की दुनिया से भी कुछ अच्छी खबरें। दिलचस्प। तो फिर शुरू कहाँ से करें? अर्थव्यवस्था से। वित्त मंत्री का बयान काफी चर्चा में है। हाँ, वहीं से करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जी, ये लक्ष्य तो है। और अगर हम सफर देखें, 2014 में हम 10वें नंबर पर थे, फिर 5वें पर आए, अब चौथे पर है, और अगला लक्ष्य तीसरा। ये रफ्तार तो वाकई ध्यान खींचती है, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार, इसके पीछे क्या है? मतलब क्या ये टिकाऊ है? अच्छा सवाल है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें सर्विस सेक्टर का बड़ा हाथ है, डिजिटल इकोनॉमी का भी जोर है। अच्छा। पर हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और दुनिया भर में जो अनिश्चितता चल रही है उसका भी असर है। तो तीसरी रैंक तक पहुंचना मतलब लगातार कोशिश करनी होगी। यानी रास्ता उतना सीधा भी नहीं है। खैर, एक तरफ ये उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ एक दुखद खबर भी आई है छत्तीसगढ़ से। जी, बिलासपुर के पास एक रेल हादसा हुआ है, एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर। ओहो। हाँ, शुरुआती खबरों के मुताबिक कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। बहुत दुखद घटना है ये। बहुत दुखद। रेलवे सुरक्षा वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। जी। अब थोड़ा राजनीति की तरफ देखें तो कलकत्ता में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। अच्छा, क्या है मामला? उनका आरोप है, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, कि इस रिवीजन प्रोसेस में अल्पसंख्यक वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। और ये तो काफी गंभीर आरोप है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठता है इससे। जी बिल्कुल। हम तो बस यहाँ घटना और आरोप का जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, ये जांच का विषय हो सकता है। हाँ, लोकतंत्र में पारदर्शिता और सबका बराबर प्रतिनिधित्व ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खैर, इसी बीच आज देश में कई जगह छुट्टी भी है। हाँ, आज गुरु नानक जयंती है तो कई राज्यों में स्कूल, बैंक वगैरह बंद हैं। जी, ये हमारी सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। उसको लेकर कुछ नया हो रहा है। हाँ, UIDAI जो आधार देखती है उसने एक नया रोड मैप लॉन्च किया है, आधार विजन 2032। आधार विजन 2032 मतलब अगले 7-8 साल का प्लान। जी हाँ। लक्ष्य है कि आधार इकोसिस्टम को और ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए, डिजिटल और ज्यादा सुरक्षित। मॉडर्न, डिजिटल, सुरक्षित, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या बदलने वाला है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ अभी जो सिस्टम है उसे ठीक करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार करना है। जैसे शायद भविष्य में आधार आपकी सहमति से दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़ सके, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, जब ऐसा होगा तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चिंताएं भी बढ़ेंगी और UIDAI को इस पर ध्यान देना होगा। उनके रोड मैप में सुरक्षा पर जोर है भी। ये तो आधार के इस्तेमाल को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की बात है। खैर, अब जरा दुनिया की तरफ देखें। आज रात आसमान में कुछ खास होने वाला है। हाँ बिल्कुल। आज 5 नवंबर को पूर्णिमा है और इसे बीवर मून कह रहे हैं। बीवर मून? जी, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला फुल मून है, यानी एक सुपर मून। सुपर मून मतलब आज चांद ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा चमकदार, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिसे पेरिजी कहते हैं। ये बीवर मून नाम क्यों पड़ा? इसका क्या मतलब है? ये नाम असल में नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन ट्राइब से जुड़ा है। उनके लिए ये वो समय होता था जब वो सर्दियों के लिए बीवर के फर के लिए ट्रैप लगाते थे। तो एक तरह से मौसम से जुड़ा नाम है ये। अच्छा, दिलचस्प है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर आते हैं। भारत और इजराइल के बीच कोई बड़ा समझौता हुआ है? जी हाँ, एक बहुत अहम डिफेंस और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच। डिफेंस और टेक्नोलॉजी, इसमें क्या खास है? खास ये है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ पारंपरिक हथियार या डिफेंस की बात नहीं है,
बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर सिक्योरिटी, R&D और मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन करने जैसी चीजें शामिल हैं। AI और साइबर सिक्योरिटी, ये तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है। डिफेंस समझौते में इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों देश समझ रहे हैं कि भविष्य की लड़ाई या सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में आगे रहने से तय होगी। जैसे AI का इस्तेमाल हो सकता है बॉर्डर पर निगरानी बेहतर करने में या इंटेलिजेंस एनालिसिस तेज करने में। अच्छा। और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग का मतलब है कि जो हमारा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, उनको साइबर हमलों से बचाने के लिए मिलकर काम करना। तो ये भारत की अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने और इजराइल के साथ पार्टनरशिप को और गहरा करने की तरफ एक कदम है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का कितना जरूरी हिस्सा बन गई है। हाँ, और ये अगर हम दुनिया भर में देखें, जैसे UN वगैरह में भी चर्चा होती है, तो आजकल इकोनॉमी और सिक्योरिटी के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, सप्लाई चेन बदल रही हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, और इन सब का असर भारत पर भी पड़ता है। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी पार्टनरशिप्स को इन बदलते हालातों के हिसाब से ढालें। सही कहा, और ये भारत इजराइल समझौता शायद इसी रणनीति का एक हिस्सा है, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर फोकस करके पार्टनरशिप बनाना। तो ये समझौता सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, ये दुनिया में भारत की बदलती पोजीशन को भी दिखाता है। अच्छा, वापस इकोनॉमी पर आते हैं। हमने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की बात की थी। जी, और ये लक्ष्य सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी में भारत की बढ़ती भूमिका से भी जुड़ा है। और ये जो भारत इजराइल जैसे समझौते हैं ना, ये भी इसमें कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। वो कैसे? मतलब इस डिफेंस और टेक डील का कोई सीधा आर्थिक कनेक्शन भी है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, जब डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग होगा, मिलकर चीजें बनेंगी, तो भारत का अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा, आयात कम होगा और हो सकता है भविष्य में हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं। और फिर AI, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए फील्ड में इनोवेशन और R&D बढ़ेगा, तो उससे लंबे समय में आर्थिक फायदा होगा, नौकरियां पैदा होंगी। यानी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ चल रहे हैं यहाँ, और टेक्नोलॉजी इसमें एक पुल का काम कर रही है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत अहम हो गई है। अच्छा, आधार विजन 32 पर थोड़ी और बात करें। हाँ, करते हैं। ये 7-8 साल का रोड मैप है। तकनीकी आधुनिकीकरण क्यों जरूरी है ये? देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में एक सुरक्षित और आसानी से इस्तेमाल होने वाली डिजिटल पहचान बहुत ज़रूरी है। ये विजन इसी को पक्का करने की कोशिश है। मतलब सिर्फ आज की ज़रूरतें नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियां भी, जैसे डीप फेक्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल। भविष्य में टेक्नोलॉजी बदलेगी, नए खतरे आएंगे, जैसे आपने डीप फेक कहा, या और तरह की डिजिटल धोखाधड़ी। तो आधार सिस्टम को इन सब के लिए तैयार रहना होगा, उसे और स्मार्ट और ज़्यादा सुरक्षित बनना होगा। समझ गया। और इस तकनीकी भविष्य के साथ साथ आज रात प्रकृति का भी एक नज़ारा है, सुपरमून। जी, 5 नवंबर की रात 2025 का पृथ्वी के सबसे करीब वाला फुल मून। जो लोग एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी सारी बड़ी बातों के बीच जमीनी स्तर पर जो व्यक्तिगत या टीम की उपलब्धियां होती हैं, वो भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी खेल जगत से कुछ बढ़िया खबरें हैं। अच्छा, क्या? पहली खबर क्रिकेट से है। एक बहुत ही युवा खिलाड़ी ने कमाल किया है। बिहार के हैं, सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। 14 साल? और क्या किया उन्होंने? रणजी ट्रॉफी में इंडिया ए के लिए खेल रहे थे और सिर्फ 67 गेंदों में 93 रन बना दिए। अरे वाह, 67 गेंद में 93 रन। 14 साल की उम्र में ये तो कमाल है ना? इतनी कम उम्र में इस लेवल पर इतना आत्मविश्वास, इतना बढ़िया प्रदर्शन, ये तो भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक झलक है। वाकई, ये दिखाता है कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, छोटे शहरों से भी, कम उम्र में भी। बिल्कुल। और दूसरी खबर भी क्रिकेट से ही है, लेकिन ये महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल से जुड़ी है। बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम को सम्मानित करेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर थी। भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक जीत है, अभूतपूर्व। सच में पूरे देश के लिए गर्व की बात है ये। इस जीत ने तो इतिहास बनाया ही है, साथ ही कितनी लड़कियों को प्रेरणा दी होगी स्पोर्ट्स में आने की। बिल्कुल, और ये सम्मान मिलना टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। उनका हौसला बढ़ेगा। सही कहा। ये जीत और इसका जश्न ये दिखाता है कि भारत में महिला खेलों का कद कितना बढ़ रहा है। जी, तो आज हमने काफी अलग अलग चीजों पर बात की।
अगर एक बार फिर से खास बातों को दोहराएं तो हाँ, करते हैं। पहला तो ये कि UIDAI ने आधार विजन 2032 लॉन्च किया है। अगले 7-8 साल में आधार को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने का प्लान है। जी। दूसरा, आज रात 5 नवंबर को बीवर मून या सुपर मून दिखेगा, जो इस साल पृथ्वी के सबसे करीब का फुल मून है। तीसरा, भारत और इजराइल ने एक बड़ा डिफेंस और टेक्नोलॉजी समझौता किया है, जिसमें AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर खास जोर है। चौथा, गुरु नानक जयंती के कारण आज कई राज्यों में छुट्टी है। और पांचवा, क्रिकेट में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रणजी में 93 रन की शानदार पारी खेली। और प्रधानमंत्री आज ऐतिहासिक महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब देखकर लगता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, देश के अंदर डिजिटल पहचान मजबूत हो रही है, दुनिया के साथ नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। और खेल में भी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और इन सब में एक चीज जो साफ दिखती है वो है टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था हो, गवर्नेंस हो, सुरक्षा हो या दुनिया से जुड़ना हो, टेक्नोलॉजी सेंटर में आ रही है। जी। और शायद यहीं पर हम आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या सवाल? यही कि ये जो सारे तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं, एक तरफ देश के अंदर आधार विजन 2032 से डिजिटल ढांचा मजबूत करना, दूसरी तरफ इजराइल जैसे देशों के साथ AI और साइबर सिक्योरिटी में एडवांस्ड लेवल पर सहयोग करना, ये सब मिलकर भारत के भविष्य के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को किस तरफ ले जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। मतलब टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक अलग सेक्टर नहीं है, वो गवर्नेंस से लेकर सिक्योरिटी और समाज, हर चीज के बिल्कुल बीच में आ गई है। जी। और ये जो अलग अलग तकनीकी पहले हैं, इनका आपस में तालमेल कैसे बैठेगा, इनका मिला जुला असर आने वाले सालों में कैसा दिखेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।